पहला देखते हैं फॉरगट। फॉरगट के अंतर्गत ये 3 स्ट्रक्चर आएंगे। माउथ आएगा, बकल मास आएगी। बकल मास कई सारे भागों में डिवाइडेड आपको मिलेगा। तो माउथ मिलेगा, बकल मास मिलेंगी और आपको मिलेगा ईसोफेगस। स्टमक का कुछ एरिया को भी इसमें लिया जाता है। स्टमक का कुछ भाग जो होगा ये भी इसमें शामिल किया जाता है। तो पूरा स्टमक को तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन स्टमक के कुछ भाग को लिए जाएंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका फॉरगट कहलाता है। तो फॉरगट के अंतर्गत जो सबसे पहला हम देखेंगे वो देखेंगे आपका माउथ। तो माउथ जो होता है सिर के ऊपर पाया जाता है। सिर के पहले वाले भाग में अपर साइड पाया जाता है। इसमें एक जोड़ी टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो उसके सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ये दरार के फॉर्म में दिखेगा। माउथ जो होता है दरार के जैसा दिखाई देता है। इसके चारों ओर इसको कवर करने के लिए इसमें रिंग्स पाए जाते हैं जो ओंठ का काम करते हैं। इसके चारों ओर जो है ओंठ पाए जाते हैं जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। माउथ जो होगा जिस भाग में खुलती है उसको बकल मास कहा जाता है। बकल मतलब होता है माउथ का एरिया। बकल का मास पाया जाता है। ये मांस जो होगा दिखने में आपको चौड़ा भाग रहता है, नाशपाती के जैसा दिखता है, काफ़ी मस्कुलर होता है। इसकी दीवार में कार्टिलेज की हड्डियां लगी रहती हैं ताकि इसमें ऐसा संकुचन हो सके, क्योंकि ये गति करता है तो इसलिए इसमें कार्टिलेज की हड्डियां लगी रहती हैं। बकल मास जो होता है वो आप जिस भाग में खुलता है, बकल मास की जो एक कैविटी होती है, जो गड्ढा होता है, उसको बकल कैविटी कहा जाता है। तो मुख जो होता है, माउथ जो होता है, इसी बकल कैविटी में खुलता है। बकल कैविटी के अंदर आपको क्या मिलेगा, रेडुला मिलेगा। बकल कैविटी के अंदर आपको रेडुला मिलेगा और ओडोंटोफोर मिलते हैं। बकल कैविटी के अंदर आपको एक रेडुला, ओडोंटोफोर और जा मिलेगा, एक जोड़ी जा मतलब कि क्या, एक जोड़ी आपको जबड़े मिलेंगे। तो बकल मास्क जो होगा बकल कैविटी में खुलेगा, जिसमें आपको रेडुला जो दांत का काम करेगा, ओडोंटोफोर भी दांत का ही भाग है और एक जोड़ी जबड़ा पाया जाता है। मुख गुहा को हम जो है 2 भागों में बांटते हैं। ये जो बकल कैविटी है इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, एक भाग जो कहलाता है वो कहलाएगा वेस्टिब्यूल। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो दूसरा भाग होता है वो वेस्टिब्यूल के अंदर खुलता है। तो पहला भाग जो होगा वेस्टिब्यूल का पहला भाग जो नली होता है जो अंदर एक कैविटी में जाके खुलेगा। ये तो पहले भाग आपको दिखाई देंगे, ये क्या कहलाता है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल की भित्ति में पाए जाने वाले जो फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर होते हैं, मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। ये फाइबर जो होता है ये स्फिंक्टर के जैसा होता है। स्फिंक्टर वो होता है जो खोलने और बंद करने को रेगुलेट करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, माउथ स्फिंक्टर कहा जाता है। तो ये जो है भोजन करते समय मुंह को खोलने में मदद करता है। मुंह को खोलता है ये, जब भोजन ख़त्म हो जाता है, जब भोजन करना बंद किया जाता है तो ये मुंह को बंद करता है। तो मुंह को खोलने और बंद करने में मदद करता है। जा के पीछे वाले भाग पे टंग पाए जाते हैं। जा के पीछे वाले भाग पे जो है टंग पाया जाता है, जो भी ये भी क्या होता है, मस्कुलर होता है। इसी को क्या कहा जाता है, ओडोंटोफोर कहा जाता है। इसी को ओडोंटोफोर कहा जाता है या फिर टंग मास्क कहा जाता है। इसी को ओडोंटोफोर या फिर टंग मास्क के नाम से जाना जाता है। यह एक पेयर में पाया जाता है। ये 1 पेयर पाए जाते हैं। दिखने में जो पहला जोड़ी होता है, जो दिखने में पहला वाला जो भाग पाया जाता है, 1 पेयर जो होगा, दिखने में टोटल ये 2 पेयर्स पाए जाते हैं। जो दिखने में जो एक पेयर जो होता है वो ट्रायंगल शेप का होता है। दिखने में आपको ये ट्रायंगल शेप का मिलेगा। टोटल संख्या इसकी कितनी होती है, 2 होती है। 1 पेयर जो होगा वो ट्रायंगल शेप का होगा, दूसरा जो पेयर जो होगा वो एस शेप्ड होता है। तो जो जा के पीछे की ओर जो टंग पाए जाते हैं, जो उसको ओडोंटोफोर कहा जाता है या फिर टंग मास्क के नाम से जाना जाता है। टोटल संख्या में 2 पेयर्स पाए जाते हैं। एक पेयर जो है वो ट्रायंगल शेप का होता है, दूसरा पेयर जो होता है वो एस शेप्ड होता है। तो ओडोंटोफोर जो है एक प्रोटेक्टर और रिएक्टर की तरह पाई जाती है। ये जो है प्रोटेक्टर और दूसरे किस्म का रिट्रैक्टर की तरह काम करता है। प्रोटेक्टर मतलब ऐसे खोलने वाला, रिडक्टर मतलब ऐसे
बंद करने वाला। मतलब क्या है ये जबड़ों को, मुंह को खोलने और बंद करने में सहायता करते हैं। तो इसमें प्रोटेक्टर और रिडक्टर टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, इसलिए ये खोलने और बंद करने दोनों का काम करता है। तो ये माउथ में क्या पाए जाते हैं? माउथ में आपको एक क्या मिल गया? सबसे पहले बकल मास्क मिला, फिर आपको क्या मिल गया? आपको ये टंग मास्क मिला जिसको आप ओडोंटोफोर कहते हैं। इसके अलावा रेडुला भी पाई जाती है। तो रेडुला क्या है? रेडुला जो है माउथ कैविटी के अंदर पाए जाने वाली एक रिबन के लाइक स्ट्रक्चर है, रिबन के जैसे दिखती है, और एक काइटिन के ऊपर कवच पाया जाता है। इसको इसको जो है लिंगुअल रिबल के नाम से भी जाना जाता है। लिंगुअल मतलब होता है मुंह, लिंगुअल मतलब होता है जीव। लिंगुअल जो शब्द होता है वो भाषा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिंगुअल रिबन, रिबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिखने में ये रिबन के जैसा दिखाई देता है, तो इसको लिंगुअल रिबन के नाम से भी जाना जाता है इस रेडुला को। इसके आगे के भाग में फ्लैप पाए जाते हैं, ये निकला जो भाग होता है इसको फ्लैप कहा जाता है। रेडुला ओडोंटोफोर के ऊपर की ओर पूरी लंबाई में फैला रहता है, और इसके ऊपर एक कवर होती है, एक सैक होता है, एक सीट होती है जिसको रेडुलर सीट कहा जाता है। रेडुलर कवर के नाम से इसको जाना जाता है। रेडुला की ऊपरी सतह पे कुछ मुड़े हुए ऐसे दांत पाए जाते हैं, ये हॉर्नी दांत होते हैं। ये जो दांत होते हैं, ये इनकी भी रेडुला की ऊपरी सतह पे जो मुड़े हुए दांत होते हैं ये लाइंस में पाए जाते हैं, और इनकी टोटल संख्या जो होती है प्रत्येक लाइन में 7 होती है। इनमें बीच बीच में आपको लेटरल साइड में भी मिले हुए दिखेंगे, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो 7 मिलेगी, जो इस प्रकार से डिवाइडेड रहते हैं 2 1 1 1 2 2, पहले 2 1 1 1 2, ये इनका टीथ फॉर्मूला होता है, मतलब कि दांत जो होंगे इस तरीके से अरेंज होते हैं। रेडुला भोजन के कण को तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे भागों में ये तोड़ने का काम करता है। पाइला का जो रेडुला है, पाइला में जो रेडुला पाया जाता है, पाइला मतलब कि घोंघा, उसमें जो रेडुला पाया जाता है उसमें जीवन भर वृद्धि होती है। जैसे हमारे जो दांत होते हैं, वो दांत जो होता है टूटता है फिर बनता है, लेकिन एक एज तक दांत बनते हैं, निकलते हैं। लेकिन जो पाइला होता है उसमें जो दांत होते हैं वो जीवन भर वृद्धि करते हैं, टूट जाने पे उसकी जगह पे नया वाला दांत आ जाता है। तो ये हो जाता है हमारा कौन सा वाला भाग? माउथ कैविटी, बकल मास्क। अब आता है ये वाला पोर्शन जिसको कहा जाता है ईसोफेगस। ये जो आपका भाग होता है इसे कहा जाता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो होते हैं, ईसोफेगस जो है एक लॉन्ग नैरो नली है, एक लंबी और सकरी नली है जो बकल मास से स्टार्ट होती है और पीछे की ओर डॉर्सल सतह पे जो मीट गट होता है, मतलब कि जो स्टमक का भाग होता है उसमें जाके खुलती है। मीट गट में आपका स्टमक और इंटेस्टाइन को भी लिया जाता है, लेकिन स्टमक का कुछ भाग जो होता है वो फॉरगट में आता है, ये भी हमको याद रखना पड़ता है। तो ये कहाँ पे खुलती है? हमारे स्टमक में जाके खुलती है, और पीछे की ओर जाके ये आपके विसरल मास में प्रवेश करती है। तो ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो नली के रूप में हम इसको पढ़ते हैं, जो भोजन को आगे खिसकाने का काम करता है। तो अगला आता है हमारा स्टमक। स्टमक जो होता है गहरे लाल रंग में आपको मिलेगा, डार्क रेड कलर में आपको देखने को मिलता है। इसके चारों ओर आपको इसके चारों ओर हमको क्या दिखता है? पाचक ग्रंथियाँ दिखती है। ये पाचक ग्रंथि से ये जो है घिरा हुआ रहता है। दिखने में शेप के आकार में आप बात करेंगे तो वी शेप का होगा। इसका जो पहला लेफ्ट एरिया होता है वो कार्डियक चैम्बर कहलाता है। तो ये भाग जो होता है हृदय के आकार का होता है। आगे का जो भाग होता है वो पायलोरिक चैम्बर कहलाता है। इस प्रकार जो स्टमक होता है 2 भागों में डिवाइडेड होता है, कार्डियक एंड पायलोरिक। कार्डियक चैम्बर जो होता है ईसोफेगस से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, क्योंकि ईसोफेगस जो होता है कार्डियक में ही खुलता है, और जो पायलोरिक वाला पोर्शन जो होता है वो इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन जो पायलोरिक भाग जो होता है इंटेस्टाइन के संपर्क में रहता है। स्टमक का पूरा भाग जो होगा वो लेयर से लेयराइज्ड रहता है। इसमें मस्कुलर मसल्स पाए जाते हैं जो इसकी लेयरिंग का काम करते हैं, जो उसके ऊपर आवरण को बना के रखते हैं। पायलोरिक चैम्बर जो होता है उसमें एक ब्लाइंड सैक पाया जाता है। ये ब्लाइंड सैक पाया जाता है। इस ब्लाइंड सैक को क्या कहा जाता है? ये ब्लाइंड सैक, इसको क्या कहा जाता है? सीकम कहा जाता है। तो
जो स्टमक होते हैं उसके 2 कक्षा से मिलकर बना है और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो इसमें से पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं। अगला होता है आपका इंटेस्टाइन। अगला जो भाग होता है इंटेस्टाइन। तो स्टमक जो होता है ये पायलोरी कक्ष के पीछे एक घुमी हुई एक कुंडलित भाग में खुलती है जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये जो घुमा हुआ कुंडलित भाग जो होता है जिसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं, यह विसरण मांस के गोनेट्स व पाचक ग्रंथि के बीच फैला रहता है। इसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पाचक ग्रंथि इसके बीच में ये अरेंज रहता है और ये लास्ट में जाके कहाँ पे खुलता है, कहाँ पे मिलता है, ये रेक्टम में जाके मिलता है। तो इस तरह से जो इंटेस्टाइन होगा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पाचक ग्रंथि के बीच अरेंज एक घुमा हुआ नली के समान है जो रेक्टम में जाके खुलेगा। अगला आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम जो है आहार नली का लास्ट और पोस्टेरियर भाग होता है। लास्ट पोर्शन का है और पोस्टेरियर भाग में आता है। इसके अंतर्गत केवल क्या पाए जाते हैं, इसके अंतर्गत आपको जो एक ही भाग देखने को मिलता है वो होता है रेक्टम। आपको सिर्फ एक एरिया देखने को मिलेगा जो आपका रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम जो होगा जिस भाग में जाके खुलता है, जिस पोर्शन में जाके खुलेगा उसको एनस कहा जाता है। तो रेक्टम एक मोटा भित्ति है, मोटा लेयर होता है जिसकी में मेंटल की कैविटी पाई जाती है और मेंटल की कैविटी के ब्रैंकियल चैम्बर में गिल्स पाए जाते हैं। यहीं पे आपको गिल्स भी देखने को मिलेंगे। इस गिल्स के अंदर आपको कई सारे पत्ते दिखेंगे, कई सारी नलिकाएं दिखेंगी इस प्रकार से दांत के जैसे, जिसको टिनिडिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको एक एनस मिलता है जो भोजन को जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये होता है डाइजेस्टिव ट्रैक की तरह काम करेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेशन में जो भोजन आते हैं उसको पचाने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में एक हम पढ़ते हैं सलाइवरी ग्लैंड, एक जो पढ़ा जाएगा वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहला हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की संख्या जो होती है वो संख्या में 2 होती है। ये बकल मास के पास पाया जाता है। बकल मास के पोस्टीरियर साइड में ये पाया जाता है, लेफ्ट और राइट साइड में पाया जाता है। दिखने में ये जो होगा वाइट कलर का दिखाई देगा। ये सीधा कहाँ पे खुलता है, बकल कैविटी में जाके खुलेगा। ये सीधा जो होगा ये बकल कैविटी में जाके खुलता है। इसमें निकलने वाला जो सलाइवा होगा उसमें म्यूसिन टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं जो किसका पाचन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। तो इस तरीके से लार ग्रंथि से जो म्यूसिन जो लार निकलता है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लग जाता है। दूसरा जो होगा वो होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये ट्रायंगल शेप होता है। दिखने में आपको ये त्रिभुजाकार मिलेगा, ट्रायंगल शेप मिलेगा, ट्रायंगल शेप मिलेगा प्लेट के आकार का। कभी कभी जो होता है ये आपको शंकु के आकार का भी दिखेगा, कोन के शेप का भी दिखाई देता है। तो ये पूरे स्टमक के चारों ओर घूमे हुए दिखाई देते हैं, चारों ओर घूमे हुए आपको मिलेगा। ये जो कुंडलित विसरल मांस होता है उसके चारों ओर ये भाग पाए जाते हैं। इसके 2 लोब्स पाए जाते हैं जिनमें से जो छोटा वाला भाग होता है, स्मॉल लोब जो होता है, वो डायरेक्टली स्टमक से कनेक्टेड होता है और जो बड़ा लोब होता है, जो लार्ज लोब होता है, वो उसके ऊपर पाया जाएगा, स्टमक के अपर साइड में पाया जाएगा, अपर साइड में फैला रहता है। और इन दोनों स्मॉल और लार्ज दोनों भाग पे ट्रैक होते हैं। ट्रैक मतलब कि नलिका होती है, डक्ट होती है, जिसको जो जुड़े हुए रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डक्ट कहते हैं। तो आमाशय में खुलने से पहले ये एक साथ जुड़ जाते हैं और इसको क्या कहा जाता है, कॉमन डक्ट कहते हैं। यही कॉमन डक्ट क्या कहलाती है, पाचक ग्रंथि कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर कहते हैं। तो पाचक ग्रंथि का जो प्रत्येक लोब होता है उसमें बहुत सारी नलिकाएं होती है। जो प्रत्येक लोब होगा उसके अंदर खूब सारे छोटे छोटे पतली पतली नलिकाएं होती हैं। ये जो नलिकाएं होती हैं वो कवर रहती हैं, किससे कवर रहती हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम से। सिलिएटेड
एपिथेलियम से ये कवर्ड रहती है। और प्रत्येक नलिकाओं में कनेक्टिव टिश्यूज़ पाए जाते हैं, प्रत्येक जो होंगे कनेक्टिव टिश्यू से अरेंज रहते हैं। इनके बीच जो होते हैं ये एक संरचना बनाते हैं जिनको जो दिखने में गुब्बारे के जैसा दिखाई देता है, जिसको एल्विलोज कहते हैं, एल्विलोज कहते हैं। तो ये आप एपिथेलियम की जो इस तरीके से ये पूरा सेल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, दिखने में आपको ये बिल्कुल सेल की जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये सेल जो होंगे प्रकार में कुछ 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो सेल होता है वो स्राव सेल होता है, इसलिए इसको सेक्रेटरी, क्योंकि ये सेक्रेट करने का काम करता है, स्राव करने का काम करता है, सेक्रेटरी सेल्स कहते हैं। सेक्रेटरी सेल्स किसका काम, किसको पाचन करने का लगेगा, सेलुलोज का पाचन करता है। दूसरा जो होता है वो रीऑब्जर्व करने का, मतलब कि पुनः अवशोषित करने वाले सेल्स होते हैं। तो मतलब जो भोजन पच चुके हैं उसको जो है पुनः अवशोषित करता है। तो ये प्रोटीन के पाचन में लगता है, प्रोटीन के इंटरसेलुलर पाचन में लगता है। तीसरा जो होता है लाइम सेल, लाइम मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा जो होता है लाइम सेल, तो ये किसका पाचन करता है, किसका ब्रेक डाउन करता है या किसका जो है संग्रहण करता है, वो है कैल्शियम के संग्रहण में ये सहायता करता है। इस प्रकार से जो एल्व्यूलर सेल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेक्रेटरी सेल, रीऑब्जर्वेटिव सेल एंड लाइम सेल। ये 3 प्रकार से बटे होते हैं। आगे की ओर आप देखेंगे तो उसमें आपको तीसरा वाला, एक आपने क्या पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा, दूसरा वाला डाइजेस्टिव ग्लैंड मिला। इसके अलावा और 2 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है, 4 पाचक ग्रंथियां होती है टोटल। एक सलाइवरी, दूसरा होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड, तीसरा होता है आपका ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस भी होता है, वो भी आपका कुछ ग्लैंड्स निकालता है। तो ईसोफेगस के अंदर पाउच पाए जाते हैं, ये देखिए ये ईसोफेगस पाउच कहलाता है। तो ईसोफेगस पाउच, और एक लास्ट मिलेगा वो होता है बकल ग्लैंड। तो ये 4 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड मिलते हैं। तो ईसोफेगस ग्लैंड जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के नीचे एक जोड़ी दिखने में क्रीम कलर का दिखाई देता है। इसमें एंजाइम का सिक्रेशन होता है, ये एंजाइम भोजन का ब्रेक डाउन करने का काम करता है। बकल ग्लैंड जो होती है माउथ कैविटी और ईसोफेगस जहाँ पे जुड़ रहे होते हैं उस जगह पे पाया जाता है। इसको एक जोड़ी पाया जाता है, इसको बकल ग्लैंड कहा जाता है, बकल ग्लैंड्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसका काम जो होगा ये भी भोजन का ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, लार ग्रंथि, उसके बाद आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड, ईसोफेगस पाउच एंड बकल ग्लैंड। तो ये आपका ईसोफेगस पाउच हुआ, ईसोफेगस पाउच, और इस जगह पे ही आपको क्या मिलता है, बकल ग्लैंड मिलते हैं। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम आपको किसका मिलेगा, मोलस्कन में, मोलस्का मतलब कि पाइला में। तो पाइला जो होता है जनरली जलीय पौधों को खाता है, जल में रहने वाले जो भोजन होते हैं उसको ये खाता है, कभी कभी छोटे छोटे कीटों को भी खाता है। तो जो उसका बकल मांस होते हैं, उस बकल मांस में जो जबड़े होते हैं उस छेद से जलीय पौधों के पत्तियों को काटेगा, वो पहले खाता है, काट के वो खाता है। रेडुला को दिया जाएगा, रेडुला उस जो भोजन है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, उसको माउथ कैविटी को दिया जाता है, मुख कुआ को दिया जाएगा, जिससे भोजन को और चबाया जाता है। इसके बाद लार ग्रंथि से जो ट्रैक्ट होते हैं जिसमें से लार निकलता है, लार छोड़ा जाता है, लार के साथ जो एंजाइम होते हैं वो भोजन को पचाने का काम करते हैं। अब भोजन जो होगा वो स्टमक को दिया जाएगा। स्टमक पूरे चारों ओर से पाचक ग्रंथियों से घिरा रहता है, जिससे पाचक रस निकलता है। ये पाचक रस सभी एंजाइम होते हैं और ये इसमें जो है भोजन का ब्रेक डाउन किया जाएगा, छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा। पाचक ग्रंथि में रीऑब्जर्वेटिव जो सेल होते हैं, जो सेकंड प्रकार का रीऑब्जर्वेटिव सेल होते हैं, ये क्या करेगा, पुनः उसको अवशोषित करेगा। पाचन की जो प्रक्रिया में टूटे हुए भोजन होते हैं उसको और अवशोषित करता है। पाचक ग्रंथि जो होती है वो पाचक ग्रंथि जो होती है इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। पाचक ग्रंथि और इंटेस्टाइन में पचे हुए भोजन का फिर से जो है क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। रेक्टम में अनडाइजेस्ट फूड को भेजा जाता है। अनडाइजेस्ट फूड जो है फिर एनस तक लिया जाता है, एनस से फिर बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से पूरा जो भोजन होता है माउथ के माध्यम से लिया जाएगा और एनस के माध्यम से बॉडी से बाहर अनडाइजेस्ट फूड को बाहर
निकाला जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा।